हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच नए एपिसोड लेके आए हैं। तो चलिए साथ में मिलकर सुनते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जो भी वीडियो हम डालेंगे आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और साथ में मिलकर सुनते हैं। शनाया ने अपनी मदर इन लॉ की रिपोर्ट्स के अनुसार ही उन्हें दवाई दी थी। ऐसे में सावित्री देवी और सुजॉय चाहकर भी शनाया को कुछ नहीं कह सकते थे। यहाँ सावित्री देवी की हालत खराब होते देख सुजॉय ने फटाफट अपने एक डॉक्टर दोस्त से कंसल्ट किया। माँ मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है। उन्होंने कहा कि बिना यूरिक एसिड की ये दवाई खाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है और अब ऐसी स्थिति में या तो तुरंत वॉमिटिंग की जाए या फिर ज्यादा से ज्यादा पानी पिया जाए जिससे टैबलेट बाहर निकल जाए। लेकिन बेटा, मुझे टैबलेट खाए तो आधे घंटे से भी ज्यादा हो चुका है। अब मैं क्या करूं? माँ हम ऐसा करते हैं कि हम दूसरा ऑप्शन करते हैं। आप एक काम कीजिए, जितना हो सके उतना पानी पीजिए और बाथरूम जाइए, ठीक है? हे भगवान, किस मुहूर्त में मैंने इस चुड़ैल के हाथ से दवाई खा ली। अब तू ही बचा प्रभु। एक टुकड़े क्रैब के बदले में सावित्री देवी की पूरी रात पानी पीते और बाथरूम जाने में बीती। शनाया अपनी पहली जीत पर बहुत खुश थी। वहीं सुबह सोकर उठते ही सौंदर्या शनाया के बारे में सोच रही थी। पता नहीं शनाया कैसी होगी। पता नहीं सारे इन लॉज शनाया के इन लॉज की तरह होते हैं या ये शनाया की बदकिस्मती है। एनीवे, कल स्टॉल के चक्कर में पापा से बात नहीं कर पाई, लेकिन आज मुझे उनसे बात करनी ही होगी। सौंदर्या ये सब सोचते हुए बाहर निकली ही थी कि सामने किचन में उसके लिए नाश्ता बना रहे गजेंद्र प्रताप ने बड़ी प्यार से उसे ग्रीट किया। उठ गई तुम? आओ चाय पीते हैं। हाँ पापा, एक्चुअली मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। क्या आपकी पहचान में कोई ऐसी औरत है जो गांव से शहर आकर काम करना चाहती हो, लेकिन रिलायबल हो? ऐसी तो गांव में बहुत सारी औरतें हैं जो अपने फैमिली इनकम में हाथ बटाना चाहती हैं, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? आपको याद है मैंने आपको अपनी दोस्त शनाया के बारे में बताया था? उसके बच्चों के लिए हम एक आया ढूंढ रहे हैं जिससे शनाया अपनी जॉब पर फोकस कर सके। शुरुआत में हम उन्हें 10,000 देंगे और उनका काम पसंद आया तो सैलरी डबल भी कर सकते हैं। ये बात गजेंद्र प्रताप भी अच्छी तरह जानते थे कि ना तो वो गांव में रहते हैं और ना ही ऐसी किसी औरत को जानते हैं। लेकिन सौंदर्या के लिए उन्होंने अपनी सबसे रिलायबल सीनियर शेफ आशा का प्रबंध कर दिया था, जिसे गजेंद्र प्रताप पर्सनल सैलरी के तौर पर 50,000 देते थे। तो ठीक है बेटा, मेरी दूर की एक बहन है आशा, उम्र यही कोई 50 के करीब होगी, लेकिन बच्चों को बहुत अच्छा संभालती है। देव की माँ के देहांत के बाद कुछ साल उसने ही देव की देखभाल की थी। मैं उसे आज ही बुला लेता हूँ। थैंक यू पापा, मैं बता नहीं सकती आपने हमारी कितनी बड़ी परेशानी खत्म कर दी। सौंदर्या की खुशी के लिए गजेंद्र प्रताप कुछ भी कर सकते थे, फिर ये तो उनके लिए बहुत छोटी सी बात थी। आशा जी को उसी रात सब कुछ समझाकर वो सौंदर्या के स्टॉल पर ले गए। वहाँ गजेंद्र प्रताप और देव को एक अलग अवतार में देखकर आशा हैरान थी, लेकिन सौंदर्या का स्वभाव उन्हें काफी पसंद आया। हेलो आंटी जी, आपको गांव से यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं हुई हमें। पापा ने आपको सब बता ही दिया होगा। चलिए मैं आपको वहीं ले चलती हूँ। पापा मैं इन्हें छोड़कर तुरंत आती हूँ, तब तक आप प्लीज स्टॉल देखिए। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, तुम जाओ। अपनी स्कूटी पर आशा जी को बिठाकर सौंदर्या फटाफट शनाया के घर पहुंच गई और शनाया को आशा जी से मिलवाकर सौंदर्या अपनी स्टॉल पर चली आई। अगले दिन जब सावित्री देवी को इस बात का पता चला तो उन्होंने शाम को जॉब से लौटी शनाया को दरवाजे पर ही रोक लिया। शनाया, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने मेरे बच्चों की देखभाल के लिए इस औरत को 10,000 की सैलरी पर क्यों रखा है? क्या कहा? फिर से कहिए। आपके बच्चे? देखभाल की बात तो छोड़िए, आप इन बच्चों को अपने सामने खड़ा भी नहीं कर रही थी और अब ये आपके बच्चे हो गए। एनीवे, रही बात पैसों की तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। ये पैसे मेरी सैलरी से जाएंगे, आपके बेटे की सैलरी से नहीं। अब प्लीज मेरा रास्ता छोड़िए।
पैसों की लालची सावित्री देवी ने जब मामला हाथ से निकलते देखा तो अपनी आवाज में मिठास खोलते हुए वो फिर शनाया के पास आ गई। तुम तो बेकार ही मुझसे नाराज हो रही हो शनाया। मैं तो ये कह रही थी कि क्या बाहर की औरत मुझसे बेहतर तुम्हारे बच्चों का ख्याल रख सकती है? तुम एक काम करो, तुम जो पैसे इस औरत को दे रही हो वो मुझे दे दो, और देखो मैं इन बच्चों की देखभाल कितनी अच्छे से करूंगी। सावित्री देवी की ये बातें सुनकर शनाया को पहले तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसने पलटकर सावित्री देवी को जिस नजर से देखा, उस भाव को देखकर एक बार तो सावित्री देवी ने आंखें झुका ली, लेकिन वो भी मोटी चमड़ी की औरत थी। जो बात हम सोच भी नहीं सकते वो आप कह कैसे लेती हैं? कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने तो कमीनेपन में सुजॉय को भी पीछे छोड़ दिया। अपने ही बच्चों को पालने के लिए आप पैसे लेंगी? पैसे लेकर मेरे बच्चों की देखभाल करने में आपको पैरों और कमर में दर्द नहीं होगा? ये कहकर शनाया अपने कमरे में आ गई, जहां आशा जी रुद्र को गोद में लेकर सुला रही थीं। उनके चेहरे को देखकर ये बात आसानी से समझी जा सकती थी कि उन्होंने बाहर की सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन वो बिना कुछ बोले मुस्कुरा दी। मैं समझ सकती हूँ, एक औरत की जिंदगी आसान नहीं, और माँ की तो बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। थैंक यू आशा जी। शनाया की तरफ से बेफिक्र सौंदर्या देव के साथ स्टॉल संभालने में लगी थी। रात के 1 बज चुके थे। आज स्टॉल बंद करने में सौंदर्या को काफी देर हो गई, इसलिए देव फटाफट उसकी मदद कर रहा था। सारा सामान लोड करते हुए उसे खुद पर हंसी भी आ रही थी कि सौंदर्या के साथ रहकर उसने मजदूरों वाले ये दिन भी देख लिए। घर पहुंचकर नहाने तक रात के 1:45 बज चुके थे। देव इसी फिराक में था कि वो कब सोए। तभी सौंदर्या ने कुछ नए कपड़े निकाले। ये मैं आपके लिए मॉल से कुछ कपड़े लेकर आई हूँ, अगर हो सके तो एक बार इसे पहनकर इसकी फिटिंग देख लीजिए। क्या जरूरत थी मेरे लिए नए कपड़े लेने की? तुम्हें पता है ना मैं स्टॉल के कपड़े पहनना पसंद नहीं करता। मुझे पता है, इसीलिए इस बार मैंने ब्रांडेड शोरूम से आपके लिए ये 2 शर्ट और 2 सूट खरीदे हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप खुद जाकर अपनी पसंद के कपड़ों से इसे एक्सचेंज करवा सकते हैं। मैं उनसे ये बात पहले ही कहकर आई हूँ। एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी इसकी फिटिंग देखकर बताता हूँ। देव ने जैसे ही उसे पहना वो समझ गया कि सौंदर्या सारे कपड़े छोटी साइज के लाई हैं। सारे कपड़े छोटे हैं। ये कैसे हो सकता है? तो तुम्हें क्या लग रहा है कि इन कपड़ों को देखकर मैं अचानक से बड़ा हो गया? मैंने ऐसा कहा? एनीवे, आप रख दीजिए, मैं कल एक्सचेंज करवा के ले आऊंगी। श्योर, ठीक है, लेकिन सूट वापस कर देना, मुझे उसका कपड़ा पसंद नहीं है, काफी चीप लग रहा है। चीप? तुम्हें पता है इन दोनों सूट की कीमत कितनी है? कितनी है? 10,000 रुपए। और इसे तुम्हारी साइज का बनवाने के लिए मुझे जो एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे वो अलग। मैंने अपनी जिंदगी में कभी अपने लिए 500 रुपयों से ज्यादा के कपड़े नहीं खरीदे, और आप इतने महंगे कपड़े को चीप कह रहे हैं? लाखों रुपए के सूट पहनने वाले देव के लिए 5,000 का सूट बहुत मामूली था, लेकिन जब उसने सुना कि खुद के लिए 500 रुपए से ज्यादा के कपड़े ना पहनने वाली सौंदर्या ने सिर्फ उसके लिए 5,000 का एक सूट खरीदा है, तो देव की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। तभी सौंदर्या ने देव की तरफ देखा। इट्स ओके देव, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे एक और सूट पसंद आया था, कल मैं आपके लिए वो ले आऊंगी। आई एम श्योर वो आपको पसंद आएगा। आप अपना मेजरमेंट मुझे दे दीजिए। ये कहकर सौंदर्या कबर्ड से मेजरिंग टेप ले आई। बैक का मेजरमेंट ले लिया है, अब वेस्ट का बाकी है। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए। ये सौंदर्या का जादू था या देव की कमजोरी, लेकिन सौंदर्या के हाथ लगाते ही देव को ऐसा लगता जैसे वो एक अलग ही दुनिया में है। आज भी वही हुआ। सौंदर्या का हर ऑर्डर फॉलो करते हुए उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ सौंदर्या पर थी। उसकी वेस्ट का माप लेती सौंदर्या का एक तरफ हल्का सा झुका चेहरा, और उस चेहरे पर बालों की लटकती एक लट उसकी मासूमियत को और बढ़ा रही थी। इसी के साथ उसने जिस अदा से होठों में पेन पकड़ा, उसे देखकर ना चाहते हुए भी बार बार देव की नजर उसके नर्म मुलायम गुलाबी होठों पर जा रही थी।
लेकिन देव जिसका दीवाना था वो थी उसकी खुशबू। अपने बेहद करीब खड़ी सौंदर्या को देखकर बार बार उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे उठाकर बेड पर पटक दे। उसकी नजरें सौंदर्या पर जम ही रही थीं कि सौंदर्या ने सिर उठाकर देव की तरफ देखा। मैंने कहा था ना देव, मुझे ऐसे मत देखिएगा, वरना मुझे लगेगा आपको मुझसे प्यार हो गया है। Too much expectations, हाँ? रियली? आई डोंट थिंक सो। मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर से कहता हूँ, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो और अगर ऐसे में मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गया तो इट्स जस्ट अ फिजिकल अट्रैक्शन, नथिंग एल्स। हाँ, तुम इसे प्यार का नाम देकर सपनों की दुनिया में रहना चाहती हो तो रहो, आई कांट हेल्प इट। ये बात सौंदर्या भी जानती थी कि देव जो कह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ खुद को दिलासा देने के लिए कह रहा है। सौंदर्या बिना कुछ कहे कपड़े फोल्ड करने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। हाँ, आपको बताना भूल गई थी, पापा ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो गए हैं, तो आपको अब मेरे साथ एक बेड पर सोने की जरूरत नहीं है। तो बेहतर होगा आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रखते हुए अपने सोफे पर लेट जाइए। प्लीज मूव। देव ने देखा। ये कहते ही सौंदर्या ने देव का बिस्तर सोफे पर फेंक दिया था। सौंदर्या को टीज करने का देव का मिशन कंप्लीट हो चुका था। वो मुस्कुराते हुए आकर सोफे पर लेट गया, लेकिन आज फिर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अभी थोड़ी देर पहले सौंदर्या की नजदीकी उसे चाहकर भी सोने नहीं दे रही थी। सौंदर्या के लिए अपने प्यार को देव कब तक झुठलाता रहेगा? शनाया की जिंदगी में जहर घोलने के लिए अब क्या करेगी सावित्री देवी? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सौंदर्या के ख्यालों में गुम देव जब अगली सुबह उठा तो एक प्रश्न इसके साथ उठा। वहीं सौंदर्या उसके जागने से पहले ही एक इम्पोर्टेंट ऑफिस मीटिंग के लिए निकल चुकी थी। इस मीटिंग में सुजॉय और शनाया को भी शामिल होना था, लेकिन उन दोनों के ना पहुंचने से मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी। दोनों के लगातार फोन न उठाने से सौंदर्या चिंता में पड़ गई कि कहीं दोनों का फिर से झगड़ा तो नहीं हो गया। लेकिन फाइनली शनाया से सौंदर्या की बात होती है। आहना को फिर से तेज बुखार हो गया है सौंदर्या, और उसका पूरा शरीर अकड़ गया है। कई टेस्ट करवाए लेकिन डॉक्टर्स भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शनाया के मुंह से ढेर सारे टेस्ट की बात सुनकर सावित्री देवी अपने बेटे सुजॉय के पास आ गई। सुजॉय, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आरना के चेकअप के लिए बहुत सारे टेस्ट करवाए हैं तुम लोगों ने? हाँ माँ, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले तुम मुझे ये बताओ कि उसके टेस्ट में कितने पैसे लगे? एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता पाऊंगा माँ, लेकिन यही करीब 10,000 रुपए खर्च हुए होंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया सुजॉय? सिर्फ थोड़े से बुखार के लिए तुमने इतने पैसे फूंक डाले? ये आप क्या कह रही है माँ? आपने देखा नहीं, तेज बुखार के कारण उसका सारा शरीर बार बार अकड़ा जा रहा है, और आप कह रही हैं कि थोड़ा सा बुखार? वो सब मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक लड़की के लिए इतने पैसे बर्बाद करना बेवकूफी है। अगर ज्यादा पैसे हो गए हों तो मुझे दे दो, मैं जमा करूंगी। आखिर ये पैसे आज नहीं तो कल तुम्हारे या रुद्र के ही काम आएंगे। सावित्री देवी सुजॉय से ये सब बातें कह ही रही थी कि पीछे से आ रही शनाया ने सब सुन लिया। वो सावित्री देवी के सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी ही ग्रैंड डॉटर के लिए इस तरह की घटिया बात कहते आपको शर्म नहीं आती? लड़की होने के नाते क्या आपके घर वाले भी आपके बीमार पड़ने पर आपके साथ ऐसा ही बर्ताव करते थे? सुजॉय, अपनी माँ को समझा दो। अगर दोबारा मैंने अपनी बेटी के लिए उनके मुंह से ऐसा कुछ सुना तो अच्छा नहीं होगा। तुम उन्हें धमकी दे रही हो या मुझे? होश में तो हो तुम। तुम दोनों माँ बेटे एक जैसे ही हो। मुझे तुमसे कोई बहस करनी ही नहीं है। छी। आरना के हर रोज कई टेस्ट हो रहे थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था।
ऐसे में सावित्री देवी की नजरें सिर्फ और सिर्फ आरना पर खर्च हो रहे पैसों पर थीं। इसके लिए वो अक्सर उसे कोसती भी रहती। बेवकूफ लड़की, खबरदार जो मेरे बच्चे रुद्र के आसपास भी नजर आई। ना मर रही है और ना किसी को चैन से जीने दे रही है। चल भाग यहाँ से। ये कहकर सावित्री देवी ने आरना को रुद्र के पास से हटाते हुए जोर से धक्का दे दिया, जिससे कमजोर आरना दूर जा गिरी। सावित्री देवी की आवाज सुनकर शनाया जब वहां पहुंची तो आरना जमीन पर पड़ी थी। उसने जल्दी से जाकर उसे उठाया और गले लगाया। आरना की आंखें आंसुओं से भरी थीं। मम्मा, मैं रुद्र को सिर्फ देखने गई थी कि कहीं वो रो तो नहीं रहा। मैंने उसे बिल्कुल नहीं छुआ, सच्ची। मम्मा जानती है बेटा कि मेरी आरना दुनिया की सबसे समझदार बच्ची है। बेवकूफ तो वो है जिन्हें रात दिन सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है। और माँ, आपको मैंने पहले भी कहा था ना कि मेरी बच्ची से आप दूर रहिएगा। और ये लड़का लड़की क्या लगा रखा है आपने? मेरे लिए दोनों बराबर है, और अगर आपको मुझसे या मेरी बच्ची से कोई परेशानी है ना तो आप मेरे घर से जा सकती है। सिर्फ मुझ पर चिल्लाकर और मुझे आंखें दिखाकर क्या होगा शनाया? सारी दुनिया यही मानती है कि लड़के लड़कियों से सुपीरियर होते हैं। तुम्हारे कहने से लड़का और लड़की इक्वल नहीं हो जाएंगे। बड़ी आई मुझे सिखाने। अपनी माँ और शनाया को लड़ते देख सुजॉय ने आकर शनाया को जैसे ही थप्पड़ मारना चाहा, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर सुजॉय का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी माँ की बेइज्जती करके तुमने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ? आज तुम्हारी खैर नहीं है। ये कहकर सुजॉय जैसे ही शनाया की तरफ बढ़ा, शनाया उससे दूर जाकर अपने बच्चों के पास खड़ी हो गई। खबरदार सुजॉय, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं अभी पुलिस बुलाकर तुम्हें डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अंदर कर दूंगी, समझे तुम? तुम मुझे पुलिस की धमकी दे रही है? ये कहकर सुजॉय जैसे ही शनाया की तरफ दौड़ा, आरना डर गई। उसने जल्दी से आकर सुजॉय के पैर पकड़ लिए। प्लीज डैड, मम्मा को मत मारिए। मैं ग्रैंडमा से सॉरी बोलती हूँ। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। आई एम सॉरी ग्रैंडमा। प्लीज आप लोग मेरी मम्मा से मत लड़िए। आरना को इस तरह देखकर शनाया ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने गुस्से में दोनों की तरफ देखा और अपने कमरे में चली गई। सामने आशा जी को देखकर आज फिर शनाया शर्मिंदा हो गई। आप भी सोच रही होंगी ना किस घर में आकर फंस गई मैं। नहीं शनाया, बल्कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए सॉरी फील करती हूँ कि तुम लोग किन शैतानों के बीच फंस गए हो। मैं सच में सुजॉय को डिवोर्स देना चाहती हूँ, लेकिन आशा जी से अपनी माँ को डिवोर्स की बातें करते सुन आरना डर के मारे रोने लगी। प्लीज मम्मा, आप डैड को डिवोर्स कभी मत देना, वरना ग्रैंडमा हमें आपसे कभी मिलने नहीं देंगी। एक दिन फोन पर वो किसी से बात कर रही थी कि अगर आपने डैड को डिवोर्स दिया तो वो हमारे साथ आपका ये घर और पैसा सब छीन लेंगी। नहीं बेटा, मम्मा आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। डोंट वरी, अब आप सो जाओ। अगली सुबह आरना को फिर तेज बुखार आया और वो बुखार में बड़बड़ाए जा रही थी। सुजॉय और शनाया तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल भागे। वहां डॉक्टर ने जो बताया उससे शनाया के होश उड़ गए। मिस्टर सुजॉय, आपकी बेटी को ऑर्डिनरी कोल्ड फीवर नहीं है। ये एक तरह का रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऑर्गन डिसीज है, जिसके अब तक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 पेशेंट पाए गए हैं। इसके लिए एक सर्जरी करनी होगी, लेकिन ये सर्जरी अभी तक भारत में किसी भी डॉक्टर ने नहीं की है। अब हम क्या करें डॉक्टर, प्लीज बताइए। सर्जरी के अलावा कोई तो तरीका होगा मेरी बच्ची को बचाने का। वो सिर्फ 6 साल की बच्ची है डॉक्टर, प्लीज कुछ कीजिए ना। देखिए मैडम, सर्जरी के अलावा और कोई तरीका नहीं है, और वो भी यहां नहीं हो सकती है। फॉर द टाइम बिंग मैं कुछ दवाइयां लिखकर दे सकता हूं, लेकिन सर्जरी आपको करवानी ही होगी, वो भी जल्दी से जल्दी। डॉक्टर की बात सुनकर सुजॉय और शनाया आरना को लेकर कई दूसरे हॉस्पिटल गए, लेकिन सभी ने वही कहा जो डॉक्टर शर्मा ने बताया था।
जब सौंदर्या को पता चला तो वो भी अपना स्टॉल बंद करके शनाया के साथ हॉस्पिटल के चक्कर काटने लगी। शनाया, अभी जिस हॉस्पिटल में हम गए थे वहाँ के डीन से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि आरना को जो सर्जरी करवानी है उसमें लंदन के एक नामी डॉक्टर स्मिथ की एक्सपर्टीज है और इत्तेफाक से इस वक्त वो पुणे में है। क्यों ना हम उनसे जाकर मिलें? आरना को छोड़कर मैं कहाँ उनसे मिलने जा पाऊंगी सौंदर्या। तू देख रही है ना, आरना मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती। यू डोंट वरी, मैंने डीन से डॉक्टर स्मिथ का एड्रेस ले लिया है, मैं उनसे जाकर मिलती हूँ। सौंदर्या को अकेले जाते देख शनाया ने उसे सुजॉय को भी साथ ले जाने को कहा। आफ्टर ऑल वो आरना का फादर है। शनाया की बात मानते हुए सौंदर्या को ना चाहते हुए भी सुजॉय को अपने साथ ले जाना पड़ा। एड्रेस के अनुसार दोनों प्रताप रेसिडेंसी पहुंच चुके थे। ये सिर्फ पुणे ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र का सबसे महंगा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था। टॉप लग्जरी होम्स में यहाँ के विलास का कोई मुकाबला नहीं था। यहाँ की जमीन की एवरेज कीमत 3 लाख पर स्क्वायर मीटर थी। ऐसे में वेस्टर्न स्टाइल में बने हर विला की कीमत 100 करोड़ रुपए से ऊपर थी। मेन एंट्रेंस पर पहुंचते ही सौंदर्या और सुजॉय को सिक्योरिटी गार्ड ने रोका। आई एम सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ ओनर्स लोग अलाउड है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है मैं कौन हूं? मैं भी ओनर हूं, समझे? बस अपना एक्सेस कार्ड लाना भूल गया हूं। अंदर जाने दीजिए मुझे। आई एम सॉरी सर, लेकिन शायद आप जानते नहीं कि यहाँ पर एक्सेस कार्ड नहीं बल्कि फेस स्वाइप सिस्टम है, जो 500 मीटर दूरी से भी चेहरा आइडेंटिफाई कर लेता है। ओनर्स के अलावा हमारे एआई सिस्टम में ओनर्स के पेट्स, सर्वेंट्स और फैमिली मेंबर्स का फेस भी ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है। प्लीज सर, अब आप लोग हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, जाइए यहाँ से। सिक्योरिटी की इन बातों ने सुजॉय को ना चाहते हुए भी अपनी हैसियत दिखा दी। ऊपर से अंदर आ जा रही महंगी महंगी कार को देखकर सुजॉय खुद को और छोटा महसूस करने लगा, लेकिन आरना के लिए उसे किसी भी कीमत पर अंदर जाना था। देखिए, हो सकता है कि आपका एआई सिस्टम खराब हो गया हो और इसलिए वो मेरा फेस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हो। आप प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, हटिए। आई एम सॉरी सर, हमें जबरदस्ती आपको बाहर निकालने पे मजबूर मत कीजिए आप, वरना बाद में आपको ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। सो प्लीज लीव सर। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, मुझे? यहाँ के ओनर को धमकी दे रहे हो? तुम समझते क्या हो खुद को? क्या समझते हो तुम बस देखते जाओ मैं तुम्हें कैसे नौकरी से निकलवाता हूँ। सर, इस तरह की बातें आपको सूट नहीं कर रही। आप यहाँ बिना मतलब का बखेड़ा खड़ा मत कीजिए। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं, आप प्लीज जाइए यहाँ से। एक तरफ कोने में खड़ी ये नजारा देख रही सौंदर्या से अब सुजॉय की बेवकूफी बर्दाश्त से बाहर थी। उसने सुजॉय को बुलाया। प्लीज सुजॉय, बस करो अपना ड्रामा, चलो यहाँ से। उनसे मिलने का हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन प्लीज अभी तुम यहाँ से चलो। अरे तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम जानती नहीं मुझे। अरे ऐसे 50 लोगों को तो मैं अपनी जेब में लेकर घूमता हूँ। मुझे अंदर जाने से रोकेगा ये? मुझे देखो कैसे इसकी छुट्टी करवाता हूँ मैं अभी। तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। सौंदर्या वहाँ से निकलने के लिए बस मुड़ी ही थी कि सामने से आ रही आलीशान गाड़ी को देखकर वो एक तरफ हो गई। वो कार देव की थी, जो यहाँ का ओनर है। तेजी से गुजरती कार में बैठे देव की नजर अचानक बाहर खड़ी सौंदर्या पर पड़ी। सौंदर्या के साथ सुजॉय को देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आगे जाकर उसने तुरंत अपने ड्राइवर दीपक से कार रोकने को कहा और कुछ कदम चलकर पीछे आ गया। देव को यहाँ देखकर सौंदर्या बड़ी हैरान हुई। देव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रही हो? मैं यहाँ इसके साथ शनाया की वजह से आई हूँ। आना की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने उसे सर्जरी के लिए कहा है, जो सिर्फ और सिर्फ लंदन का एक डॉक्टर कर सकता है। हमने सुना है वो इस वक्त यहीं कहीं है। मेरे कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। वैसे क्या नाम है उस डॉक्टर का? डॉक्टर स्मिथ, प्लीज देखो ना, अगर कुछ हो सके तो। डॉक्टर्स ने कहा है जितनी जल्दी हो सके ये सर्जरी करनी जरूरी है। दूर खड़ा सुजॉय सौंदर्या और देव की बातें सुनकर उनके पास आ गया। ओह,
तो हीरो बनने का एक भी मौका नहीं छोड़ते ना तुम? हाँ, तुम यहां भी आ गए हीरो बनने। अरे तुम खुद को समझते क्या हो बे? हाँ, अब तुम ये मत कहना कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स तुम्हारा है और तुम यहाँ के मालिक हो। हाँ? अरे और डॉक्टर स्मिथ तुम्हारी जेब में है। ओह कम ऑन देव, कम ऑन। अरे उतनी ही एक्टिंग किया करो ना जितनी हजम हो सके। कैन यू जस्ट शट अप सुजॉय? आई एम सॉरी देव। तुम मुझे चुप करवाकर इसे सॉरी कह रही हो? इसे? व्हाट्स रॉन्ग विद यू सौंदर्या? एक बार इसने होटल में हमें डिनर टेबल क्या दिलवा दिया, तुम तो इसे भगवान समझने लगी। अरे है कौन ये? है कौन? अरे एक कंगाल फटीचर और कुछ नहीं। तुम इससे मेरी बेटी के लिए हेल्प मांग रही हो? इससे? सुजॉय अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। सौंदर्या की धमकी सुनकर सुजॉय चुप तो हो गया, लेकिन वो अब भी देव को नफरत से देखे जा रहा था। क्या सुजॉय की बदतमीजी की वजह से देव सौंदर्या की मदद करने से पीछे हट जाएगा? क्या समय पर आरना की सर्जरी करवा पाएगी सौंदर्या? जब सुजॉय को देव की असलियत पता चलेगी तो क्या होगा उसका रिएक्शन? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू, मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सुजॉय देव को चाहे कितनी भी गालियां दे, लेकिन सच तो ये था कि ये बात सुजॉय भी जानता था कि देव की काबिलियत के आगे सुजॉय कुछ भी नहीं। ये उसकी इनसिक्योरिटी और जेलसी थी जो देव को देखते ही बाहर निकल पड़ती। प्रताप रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर भी आज यही हुआ। सुजॉय ने देव पर जब अपनी भड़ास निकाली तो देव ने उसे तिरछी नजर से देखा। मैंने मान लिया कि मेरे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो बहुत एबिलिटी है ना। तो तुम यहाँ बेकारियों की तरह खड़े होकर सिक्योरिटी से क्यों उलझ रहे हो? अब तक तो तुम्हें डॉक्टर स्मिथ से मिलकर अपनी बेटी की सर्जरी शुरू करवा देनी चाहिए थी। सच कह रहा हूं ना मैं? देव की बातें सुनकर सुजॉय इधर उधर देखने लगा। हैरानी की बात यह थी कि उसके फेस पर एरोगेंस अभी भी झलक रहा था, लेकिन देव का पारा आज भी काफी चढ़ा हुआ था। ये बात तो तुम भी जानते हो कि डॉक्टर स्मिथ को कांटेक्ट करना तो दूर, तुम इस गेट को पार करके उन तक पहुंच भी नहीं सकते। हम सॉरी टू से सुजॉय, लेकिन तुम्हें कुत्ते की तरह भौंकने के अलावा कुछ भी नहीं आता। सो प्लीज जस्ट शट अप। देव के लिए सुजॉय जैसे लोगों के साथ मुंह लगना वक्त की बर्बादी था, लेकिन आज ना चाहते हुए भी उसे सुजॉय को उसकी असलियत दिखानी पड़ी। तभी सौंदर्या ने देव की तरफ देखा। देव छोड़िए उसे, हमारे पास वक्त बहुत कम है। आप प्लीज अपने फ्रेंड से बात करके डॉक्टर स्मिथ का अपॉइंटमेंट लीजिए। तुम टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। डॉक्टर स्मिथ 1 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। अब तुम शनाया के पास जाकर उसका और आरना का ख्याल रखो। यू आर टू गुड देव। ये कहकर खुशी से सौंदर्या देव को हक करने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि कुछ सोचकर रुक गई। शर्म से उसका गोरा चेहरा लाल हो गया। सौंदर्या को दूसरी बार इतना खुश देखकर देव को बहुत अच्छा लगा। तभी खामोश खड़ी सौंदर्या को देव ने नजर भर देखा। आज नहीं पूछोगी मैं इतने सारे लोगों को जानता कैसे हूं? एक्चुअली मेरा एक दोस्त हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में डॉक्टर स्मिथ का बहुत अच्छा दोस्त था। उसी ने मेरी मुलाकात डॉक्टर स्मिथ से करवाई थी। और तुम तो जानती ही हो, जब फ्रेंड सर्कल ऐसा हो तो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हो ही जाते हैं। देव की बात सुनकर सौंदर्या को यकीन हो चुका था कि एक हाईली टैलेंटेड बिजनेसमैन होने के नाते देव का फ्रेंड सर्कल उसी की तरह के लोगों का था। हाँ, ये बात और है कि बिजनेस में लॉस होने से उसे मॉनेटरी नुकसान हुआ था, लेकिन अच्छे दोस्त कभी नहीं बदलते। लेकिन एक सवाल का जवाब अब भी सौंदर्या ढूंढ रही थी। वो सब तो ठीक है देव, लेकिन सिक्योरिटी वाला कह रहा था यहाँ सिर्फ ओनर्स और उससे रिलेटेड लोग ही अंदर जा सकते हैं, तो आप यहाँ कैसे? एक्चुअली हमारी कंपनी को इस कॉम्प्लेक्स से बिजनेस मिला है और वो हमसे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं, तो मैं उनकी रिक्वायरमेंट समझने के लिए आया था। देव की बातें सुनकर सौंदर्या और सुजय वहां से निकलकर हॉस्पिटल पहुंच गए और जैसा कि देव ने कहा था 1 घंटे के अंदर डॉक्टर स्मिथ हॉस्पिटल में थे और आरना उनकी ऑब्जर्वेशन में। डॉक्टर स्मिथ को देखकर शनाया के चेहरे पर उम्मीद की एक चमक लौट आई,
लेकिन तभी एक नर्स शनाया और सुजॉय के पास आई। आप दोनों बच्चे के पेरेंट्स हैं? जी हाँ, बात क्या है? देखिए, आपकी बेटी की सर्जरी के लिए आपको सर्जरी से पहले 5 लाख हॉस्पिटल में जमा करने होंगे। और हाँ, डॉक्टर स्मिथ ने बताया कि वो यहाँ सिर्फ 2 दिनों के लिए ही हैं, तो आपके पास समय बहुत कम है। नर्स की बातें सुनकर शनाया परेशान हो गई। उसने सुजॉय की तरफ देखा जो शनाया को ही देख रहा था। सुजॉय, तुमने सुना ना? आरना की सर्जरी के लिए हमें तुरंत 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। डॉक्टर स्मिथ ने बताया कि वो 2 दिन में वापस लंदन जाने वाले हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है सुजॉय। अरे हाँ, मैंने सब सुन लिया, लेकिन मैं पैसे कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं मतलब? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारे पास हमारे बच्चों के लिए 5 लाख रुपए नहीं है? हमारी कंपनी का मंथली प्रॉफिट लगभग 1 से 1.5 लाख है और तुम मुझे घर खर्च करने के लिए सिर्फ 15,000 देते हो। तो बाकी के रुपए कहाँ गए? कहाँ गए मतलब? What do you mean? तुम्हारी तरह घर पर बैठकर टाइम पास नहीं करता मैं, समझे? मुझे लोगों के साथ मिलना जुलना भी पड़ता है। क्लाइंट्स के लिए डिनर और गिफ्ट्स अरेंज करना पड़ता है। उसमें पैसे नहीं लगते क्या? हाँ, नहीं लगते? तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है तुम्हें? बिजनेस करना खाना बनाने जितना आसान है क्या? बिजनेस बढ़ाने के लिए पूरा पैसा कौन खर्च करता है सुजॉय? अगर ये सब करके तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, तो तुम बेवकूफ हो। यू शनाया! चिल्लाओ मत, सही कह रही हूँ। अगर सारा प्रॉफिट तुम खत्म कर दोगे तो फायदा क्या है तुम्हारे बिजनेस का? तुम मुझे फायदा नुकसान मत सिखाओ। कमाने वाला मैं हूँ मैं। फिर मैं चाहूँ अपने पैसों को आग लगा के फूंक दूं, तुमसे मतलब? और अगली बार मुझसे पैसों के बारे में कोई बात मत करना। और हाँ, इस तरह ऊंची आवाज में तो बिल्कुल नहीं। ये कहकर सुजॉय शनाया को हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर बाहर चला गया। शनाया की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के लिए घर गई सौंदर्या को शनाया ने फोन किया और फूट फूट कर रोने लगी। आरना की सर्जरी के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत है सौंदर्या, लेकिन सुजॉय ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया है। अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन सुजॉय अपनी ही बेटी के लिए रुपए क्यों नहीं दे रहा शनाया? बीते कुछ सालों में तो हमारी कंपनी को काफी प्रॉफिट भी हुआ है। वो कह रहा है वो सारे पैसे उसने बिजनेस के लिए क्लाइंट्स के पीछे खर्च कर दिए। What? पिछले 7 सालों में मुझसे बहुत सी गलतियां हो गई सौंदर्या। काश मैंने तेरी बात मानी होती। अगर मैंने आरना के पैदा होने के बाद ऑफिस ज्वाइन कर लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन अब इन सब बातों को सोचकर क्या होगा शनाया? अच्छा तू रो मत, मैं कुछ सोचती हूँ। तू भी कुछ सोच कि हम क्या कर सकते हैं। मैं क्या सोचूं यार? हर महीने मिलने वाले घर खर्च से मैंने कुछ पैसे बचाए हैं, लेकिन वो सिर्फ 1 से 1.5 लाख के करीब ही होंगे। शनाया सौंदर्या से बात कर ही रही थी कि सुजॉय आते हुए दिखा। शनाया तुरंत फोन रखकर उसकी तरफ भागी। पैसों का कुछ इंतजाम हुआ सुजॉय? आरना के पास समय बहुत कम है, प्लीज कुछ तो करो सुजॉय। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ। तुम्हारे हाथ पैर जोड़ने से क्या होगा? क्या होगा? क्या करूं मैं? क्या करूं? तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? प्लीज माँ या देबूदी से एक बार बात करके देखो ना। हो सकता है कि कुछ रास्ता निकल आए। प्लीज सुजॉय, मेरे लिए, हमारी आरना के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी माँ कहाँ से लाएगी इतने पैसे? उनके पास मेरे अलावा और है ही क्या? वो खुद मेरे भरोसे है और मैं उनसे मांगू? कमाल करती हो यार। और रही देवो की बात, तो तुम कुछ कहना भी मत, ओके? उसने मुझे पहले ही वार्निंग दे रखी कि उससे कभी मैं पैसों की बात ना करूं, समझे? तो अब हम क्या करेंगे सुजॉय? तो तुम अपनी फैमिली से पैसे क्यों नहीं मांगती? उनके पास तो बहुत पैसे हैं। हाँ? इस तरह की बात मत करो सुजॉय, जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुमसे शादी करने के बाद उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे, याद है या भूल गए? एनीवे, तुम कुछ नहीं करना चाहते ना, तो ठीक है। मैं अब तुमसे अपने बच्चों की कोई बात नहीं करूंगी। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन तुम एक बात याद रखो, आरना की तबीयत ठीक होते ही मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी।
एंड इट इज माई फाइनल डिसीजन। डिवोर्स लोगी तुम? तुम मुझसे डिवोर्स लोगी शनाया? व्हाट अ जोक, व्हाट अ जोक। और उसके बाद करोगी क्या, जरा सुनो तो। तुमसे मतलब मैं कुछ भी करूं? कुछ भी से तुम्हारा मतलब कहीं दूसरी शादी से तो नहीं है शनाया? और अगर ऐसा ख्याल आए तो एक बार आईने में अपनी बदसूरत शक्ल जरूर देख लेना। और तुम्हें लगता है जैसी तुम दिखती हो ना, तुम्हारी तरफ कोई देखेगा भी? और तुम्हारा खुद के बारे में क्या ख्याल है सुजॉय? तुम्हें लगता है 2 बच्चे पैदा करने के बाद तुम जैसे सेकेंड हैंड आदमी की तरफ कोई लड़की देखना चाहेगी? जिसे कभी बहुत ज्यादा प्यार किया था, आज उसी की इतनी सारी कमियां निकालना शनाया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो समझ चुकी थी कि जो रिश्ता मर जाए उसकी लाश को लंबे समय तक उठाए रखना बेवकूफी है। लेकिन जिंदगी और मौत के बीच झूलती आरना को छोड़कर अभी सुजॉय से बात करने का कोई मतलब नहीं था। तभी शनाया को सौंदर्य आती दिखी। अब तेरे पास 1.5 लाख के करीब है ना, और ये रहे 3.5 लाख। चल जल्दी से जमा करके सर्जरी शुरू करवाते हैं। लेकिन इतने पैसे तेरे पास आए कहाँ से? मेरी सेविंग्स है। अब ज्यादा सवाल जवाब मत कर और चल। क्या? अपनी सारी सेविंग्स तुम मुझे दे रही है? लेकिन ये इतने पैसे मैं तुझे जल्दी नहीं लौटा पाऊंगी सौंदर्या। मैंने लौटाने की बात की तुझसे। अभी आना की सर्जरी ज्यादा इम्पोर्टेंट है यार। तो अभी ये सब कुछ भी मत सोच प्लीज। रुपए जमा करने के अगले ही दिन आरना की सर्जरी हो गई, जो सक्सेसफुल रही। शनाया आज बहुत खुश थी। उसने रोते हुए सौंदर्या को गले लगा लिया। लेकिन सौंदर्या जानती थी आज जो उसने किया है वो शनाया के बचपन में किए गए एहसानों के बदले में कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच यार। आज तेरी वजह से आरना की जान बच गई। और तेरी वजह से मैं भूल गई बचपन में जब मेरे पास खाने को कुछ नहीं होता था, तब तू अपने घर वालों से छुपाकर मेरे लिए खाना लाती थी, पहनने को अपने कपड़े देती थी। ये सब बहुत छोटी बातें हैं सौंदर्या। तेरे लिए होगी, मेरे जैसी अनाथ के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। कभी जरूरत पड़ने पर जान भी मांगेगी ना तो ना नहीं कहूंगी, चाहे तो आजमा लेना। अगर मैंने तेरी जान मांग ली तो तुझे लगता है तेरा देव मेरी जान छोड़ देगा? ये सुनते ही दोनों हंसने लगे और एक दूसरे को गले लगा लिया। आज काफी दिनों बाद शनाया को हंसते देख सौंदर्या को बहुत अच्छा लगा। सौंदर्या ने शनाया की तरफ देखा। पिछले 5 दिनों से भूखी प्यासी यहीं पड़ी है। अब जब आना ठीक है तो तू घर जाकर थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती? कुछ जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ हूँ। आराम तो नहीं करना चाहती सौंदर्या, लेकिन पिछले 5 दिनों से रुद्र को देखा नहीं, उसे गोद में भी नहीं लिया, तो उसकी बहुत याद आ रही है। वो भी मुझे मिस कर रहा होगा ना, तो एक बार जाकर उससे मिलना चाहती हूँ। तो ठीक है, तू जा, मैं हूँ यहाँ, आराम से रात तक आना। शनाया अपने घर पहुंची ही थी कि उसने सुजॉय और अपनी मदर इन लॉ को बातें करते सुना। उनकी बातें सुनकर शनाया के तन बदन में जैसे आग लग गई। उसे लगा वो इसी वक्त अंदर जाकर दोनों का मर्डर कर दे। आखिर ऐसा क्या सुन लिया था शनाया ने? कब तक झूठ बोलकर देव सौंदर्या से अपनी सच्चाई छुपाता रहेगा? क्या होगा जब सौंदर्या को पता चलेगी देव की असलियत? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू, मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आरना की सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद जब 5वें दिन शनाया अपने घर पहुंची तो दरवाजे पर अपने हस्बैंड सुजॉय और अपनी मदर इन लॉ सावित्री देवी की हो रही बातें सुनकर वहीं जम गई थी। सावित्री देवी सुजॉय को समझा रही थी। अरे तू इस बात से बेकार ही परेशान हो रहा है सुजॉय कि शनाया ने तुझे डिवोर्स दे दिया तो क्या होगा? अरे तेरे पास घर है, कार है, पैसा है, तो तुझे किस बात की चिंता है?
देखना, इस चुड़ैल शनाया के डिवोर्स देते ही मैं तेरी शादी ऐसी लड़की से करवाऊंगी कि तू भी क्या याद रखेगा। बस मेरी एक बात याद रखना, चाहे जो हो जाए, डिवोर्स के बाद बच्चे इसके पास नहीं जाने चाहिए। फिर मैं देखती हूँ ये क्या करती है। अरे माँ, मैं इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं हूँ कि इसने मुझे डिवोर्स देने की धमकी दी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस जन्म में तो ये ऐसा कुछ करने से रही। मुझे इस बात का गुस्सा आ रहा है कि इसकी हिम्मत इतनी बड़ी कैसे। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये तुझे डिवोर्स नहीं देगी? अरे इन कमाऊ औरतों का कोई भरोसा नहीं होता, और इस नकचड़ी के तेवर देखकर तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल ये तुझे डिवोर्स दे ही देगी। अगर ये ऐसा करेगी तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी माँ। बच्चे तो दूर, मैं इसे इस घर से एक तिनका भी नहीं ले जाने दूंगा। उस दिन मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन और केस करने की धमकी दे रही थी ना, वो करे केस। मैं भी देखता हूँ कि बिना रुपयों के कितने दिन मेरे सामने टिकती है ये। अच्छा माँ, रुपयों से याद आया कि पिछले 7 सालों से हर महीने में तुम्हें जो रुपए जमा करने के लिए दे रहा हूँ, उसे तुमने संभाल कर रखे हैं ना? ये भी कोई पूछने की बात है सुजॉय? और तुझे जानकर हैरानी होगी कि इन 7 सालों में वो रुपए 20 लाख के करीब हो गए हैं। लेकिन एक बात याद रखना सुजॉय, ये सारे पैसे मैंने तेरे लिए नहीं बचाए हैं। हाँ, फ्यूचर में तुझे कभी इनकी जरूरत पड़ी तो तू बेझिझक मुझसे कह सकता है। थैंक यू माँ, थैंक यू। लेकिन आप भी एक बात याद रखना, कभी गलती से भी इन रुपयों का जिक्र शनाया के सामने मत कर देना। आपको बताया नहीं है मैंने, लेकिन आरना की सर्जरी के लिए 5 लाख रुपए शनाया ने सौंदर्या से लिए हैं। पैसों का बहुत घमंड दिखा रही थी ना वो, अब चुकाती रहे जिंदगी भर। 20 लाख रुपयों की बात सुनकर शनाया को लगा वो अभी जाकर सुजॉय का कॉलर पकड़ ले और उसे फ्रॉड केस में अंदर करवा दे, क्योंकि सुजॉय ने जो रुपए जमा किए थे वो उसी के पैसों से शुरू किए गए बिजनेस के पैसे थे। उसे इन दोनों माँ बेटों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसी बेबसी में उसे रोना आ गया। जी, कैसा आदमी है ये जिससे अपनी मरती हुई बेटी का भी ख्याल नहीं है। कोई इतना क्रूएल और सेल्फिश कैसे हो सकता है? और मैं कितनी बेवकूफ हूँ। 7 सालों से मेरे ही घर में मेरे ही पीठ के पीछे इतनी बड़ी कंस्पिरेसी चलती रही और मैं समझ ही नहीं पाई। अपने दिल और दिमाग के बीच फंसी शनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत किया और दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसे देखते ही दोनों चुप हो गए, लेकिन शनाया ने उन्हें ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। अपने कमरे में जाते ही सबसे पहले नहाकर उसने रुद्र को अपनी गोद में लिया। कुछ देर उसके साथ खेलने के बाद उसे आशा जी को सौंपकर तुरंत सौंदर्या के पास हॉस्पिटल चली आई और उसे वो सब बातें बताई जो उसने सुनी। कोई इतना इनह्यूमन कैसे हो सकता है शनाया, वो भी अपनी बच्ची के लिए? मुझे तो समझ नहीं आ रहा तो इन लोगों के साथ रह कैसे रही है। अब तो मुझे खुद पर ही शक होने लगा है। घर और बिजनेस सुजॉय के नाम करके मैं कितनी बुरी फंसी हूँ बता ही नहीं सकती। मैं तो तुझे अभी यही एडवाइस दूंगी कि आना के ठीक होते ही तो जितनी जल्दी हो सके सुजॉय को डिवोर्स दे दे। डिवोर्स तो मैं भी लेना चाहती हूँ सौंदर्या, लेकिन उसने मुझे पहले ही धमकी दे रखी है कि वो मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। तो जाने दे यार, तेरी जिंदगी उन रुपयों से बहुत ज्यादा कीमती है। ऐसे कैसे जाने दूं यार? ये घर और ये बिजनेस मैंने बहुत मेहनत से बनाया है सौंदर्या। मैं ऐसे ही इस पर इन दोनों माँ बेटों को राज करने नहीं दे सकती। बात तो सही है तेरी, इतनी आसानी से तो इन दोनों को उस पर राज करने भी नहीं देना चाहिए। वैसे घर और बिजनेस को कैसे अपने कब्जे में करेंगे ये हम बाद में सोचेंगे। पहले तू ये सुन कि उन 20 लाख रुपयों को तू कैसे उनसे लेगी। सौंदर्या ने सुजॉय और सावित्री देवी से बिना लड़े प्यार से पैसे निकलवाने का आइडिया जैसे ही शनाया को बताया, शनाया की आंखें चमक उठी, लेकिन फिर वो उदास हो गई। तू जो कह रही है सौंदर्या वो सही है, लेकिन अपनी ही फैमिली के लोगों से चीटिंग करना तो गलत बात है ना? कौन सी अपनी फैमिली शनाया? तो किस फैमिली की बात कर रही है? जिस फैमिली के लिए तूने दिन रात नौकरों की तरह काम किए, उनके लिए अपने बच्चे पैदा किए, क्या उस फैमिली ने कभी तेरे बारे में सोचा?
तेरी उसी फैमिली ने तेरे पीठ पीछे इतने रुपए जमा करने के बाद भी तेरी बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया। इतना सब होने के बावजूद तू उसे अपनी फैमिली कह रही है? आर यू सीरियस? तेरी हर बात सही है सौंदर्या, लेकिन मुझे अब भी बहुत डर लग रहा है। अगर हमारा ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो? क्या होगा और क्या नहीं ये बात की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ये लाइंस तो तूने सुनी होगी ना। तू ये मत सोच कि तू उनसे लड़ेगी कैसे। तू ये सोच कि तुझे किसी भी कीमत पर अपने बच्चों के लिए वो घर और बिजनेस उनसे हासिल करना है। सच कह रही है तू। आरना के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही शनाया सौंदर्या की बताई प्लानिंग में लग गई। कुछ दिनों के लिए शनाया ने ऑफिस से छुट्टी ले ली और बच्चों को आशा जी के पास छोड़कर वो अपना लैपटॉप लेकर स्टॉक साइट ओपन करके बैठ जाती। कुछ दिनों तक सावित्री देवी ने ये ऑब्जर्व किया। फिर एक दिन वो शनाया के पास आकर बैठ गई। तुम्हें स्टॉक्स की भी जानकारी है क्या शनाया? हाँ, बिजनेस स्कूल में हमें सिखाया गया था। बहुत सालों से इस पर काम नहीं किया है तो सोचा थोड़ा देखा जाए। नहीं, मैंने सुना है इसमें कई लोगों के रुपए डूब गए थे और इसी से उन्होंने सुसाइड भी कर ली। माँ, बात तो सही है, लेकिन इसमें पैसे उनके डूबते हैं जिन्हें इसकी सही नॉलेज ना हो। अगर नॉलेज के साथ इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो एक दिन में इसमें 10 गुना प्रॉफिट होने की भी चांसेस हैं। क्या? एक दिन में 10 गुना? सच कह रही हो तुम? अब आपसे क्या झूठ बोलूं माँ, मैंने तो उधार लेकर इसमें 50,000 इन्वेस्ट भी कर दिए हैं, जिससे आरना के लिए जो रुपए मैंने उधार लिए हैं वो चुका सकूं। शनाया की बात सुनते ही सावित्री देवी ने शाम को घर आते ही तुरंत ये बात सुजॉय को बताई। कुछ पता भी है तुझे? आजकल तेरे जाने के बाद शनाया रोज लैपटॉप लेकर स्टॉक साइट ओपन करके बैठ जाती है। आज जब मैंने उससे पूछा तो कह रही थी कि सही नॉलेज हो तो एक दिन में 10 गुना प्रॉफिट भी हो सकता है। इसलिए उसने इसमें 50,000 इन्वेस्ट भी कर दिए हैं। तुझे लगता है इसे स्टॉक्स का कुछ नॉलेज है? शनाया सच कह रही थी माँ, उसे बिजनेस के साथ साथ स्टॉक्स और शेयर्स का अच्छा नॉलेज है। सुजॉय के मुंह से शनाया की तारीफ सुनकर सावित्री देवी ने मुंह बना लिया, लेकिन अब उनकी नजर हमेशा शनाया पर रहने लगी। एक दिन सावित्री देवी ने देखा कि शनाया फटाफट कपड़े चेंज कर घर से निकली और थोड़ी देर बाद 5.5 लाख रुपयों की गड्डी लाकर सावित्री देवी के सामने रख दी। इतने पैसे एक साथ देखकर सावित्री देवी को लगा उनकी सांसें ही रुक जाएंगी। ये इतने रुपए कहाँ से आए शनाया? तुम तो कह रही थी तुम्हारे पास रुपए नहीं है। ये रुपए ये तो मैंने स्टॉक से कमाए हैं माँ। उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि मैंने एक स्टॉक में 50,000 इन्वेस्ट किया है। देखिए रिजल्ट आपके सामने है। अब इनमें से 5 लाख मैं आज ही सौंदर्य को देने वाली हूँ। और हाँ, ये 50,000 आप रखिए माँ, जब जरूरत होगी मुझे आपसे ले लूंगी। रुपए पाकर सावित्री देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। तुम्हें स्टॉक्स की इतनी नॉलेज है, तुमने कभी बताया नहीं बेटा। क्या करूं माँ, घर परिवार और बच्चों में ऐसी उलझी थी कि कभी मौका ही नहीं मिला। मैं तो सोच रही हूँ अगर मेरे पास और पैसे होते तो हम करोड़पति हो जाते, लेकिन खैर कोई बात नहीं। शनाया के मुंह से करोड़पति शब्द सुनते ही सावित्री देवी ने मन ही मन हिसाब लगा लिया कि अगर उसके 20 लाख स्टॉक्स में लगा दिए जाएं तो। ये ख्याल आते ही उनका फेस 440 वोल्ट के साथ चमकने लगा। वो शनाया के पास आई। बेटा, क्या तुम मुझे ये सब सिखा सकती हो? जरूर माँ, लेकिन आप ये सब सीखकर क्या करेंगी? मैं सोच रही थी कि क्या हुआ माँ, आप इतना सोच क्या रही हैं? कोई बात है तो बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। बेटा, मैं बहुत दुखी हूँ कि आरना की सर्जरी के लिए तुम्हें दूसरों से पैसे उधार लेने पड़े। अगर आज हमारे पास पैसे होते तो ये नौबत हम पर कभी नहीं आती। इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम कुछ पैसे उधार लेकर इसमें लगाएं, जिससे फ्यूचर में हमें
किसी से मांगना ना पड़े। आप हमारे लिए इतना सोचती है माँ। आज आपको देखकर मुझे मेरी माँ याद आ गई। माँ भी कह रही है और माँ को याद भी कर रही है। मैं भी तो तेरी माँ ही हूँ बेटा। शनाया जानती थी कि ये सावित्री देवी नहीं बल्कि उसके 50,000 रुपए बोल रहे हैं जो उसने अभी अभी उनके पास रखने को दिए हैं। तभी शनाया ने सावित्री देवी की तरफ प्यार से देखा। माँ, अगर आज ही पैसों का इंतजाम हो जाए तो हो सकता है हम जल्दी करोड़पति बन जाएं, क्योंकि आज एक नई स्टॉक की ओपनिंग है और मार्केट में उसके प्रॉफिट के हाईएस्ट चांसेस हैं। अगर ऐसी बात है तो तू रुक, मैं अभी आई। बाहर निकलकर सावित्री देवी ने तुरंत सुजॉय को कॉल किया और उससे बात करके पूरे 20 लाख रुपए शनाया को ये कहते हुए दिए कि सारे रुपए उन्होंने अपने रिलेटिव से उधार लिए हैं। माँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब तो बस आप अपने नाम के साथ करोड़पति लगाना शुरू कर दीजिए। सुजॉय और सावित्री देवी अब हर रोज करोड़पति बनने के सपने देखने लगे, लेकिन वो जब भी शनाया से स्टॉक्स के बारे में पूछते, शनाया उन्हें बहका देती। आखिरकार एक सुबह जब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो सुजॉय ने ऑफिस जाने से पहले शनाया से पर्सनली स्टॉक्स पोजीशन देखने की जिद पकड़ ली। ये देखकर शनाया ने पहले बच्चों को स्कूल भेजा और फिर ब्रेड बटर खाते हुए सुजॉय को घूरने लगी। मैंने उन 20 लाख रुपयों से कोई स्टॉक्स नहीं खरीदे। शनाया की ये बात सुनते ही सुजॉय और सावित्री देवी का चेहरा काला पड़ गया। वो हैरानी से कभी एक दूसरे को तो कभी शनाया को देख रहे थे। क्या शनाया के इस सच ने घर में एक महाभारत की शुरुआत कर दी है? ये सच बताने के बाद शनाया कैसे मुकाबला करेगी सुजॉय और सावित्री देवी से? क्या रुपए आने के बाद शनाया सुजॉय से डिवोर्स ले लेगी या अब वो घर और बिजनेस दोनों पर कब्जा करेगी? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू, मी और शादी। करोड़पति बनने की चाहत में रिलेटिव्स के नाम पर जो 20 लाख रुपए सावित्री देवी ने शनाया को दिए थे, उससे उसने स्टॉक्स नहीं खरीदे। ये सुनकर सुजॉय और सावित्री देवी दोनों हैरान रह गए। उनके हैरान परेशान चेहरे को देखकर, मुस्कुराती शनाया को देखकर सुजॉय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या मजाक करी हो शनाया? तुम्हें पता है ना वो पैसे हमने अपने कितने रिलेटिव से मांग मांग कर इकट्ठे किए थे। रियली सुजॉय? तो ये सब रिलेटिव्स तब कहाँ थे जब हमें आरना की सर्जरी के लिए रुपयों की जरूरत थी? शनाया की ये बात सुनते ही सुजॉय को कोई जवाब देते नहीं बना, लेकिन सावित्री देवी इतनी आसानी से अपनी हार नहीं मान सकती थी, वो भी शनाया से तो बिल्कुल नहीं। ये पैसे सुजॉय ने नहीं, मैंने लोगों से लिए हैं। उसका इन पैसों से कोई लेना देना नहीं है। जवाब तो मुझे देना है। खैर, तुमने स्टॉक्स नहीं खरीदे ना सही, मेरे रुपए मुझे वापस दे दो। आपके रुपए? आपके कौन से रुपए माँ? क्या बकवास कर रही हो शनाया? वही 20 लाख रुपए जो अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें दिए थे। मैं बकवास कर रही हूँ? नहीं माँ, बकवास आप कर रही हैं। पिछले 7 सालों से सुजॉय के कमाए रुपयों को आप जमा कर रही थी और कह रही हैं आपने ये रुपए अपने रिलेटिव से लिए हैं, तो उन्हें वापस करने की बात तो मुझसे गलती से भी मत कीजिएगा। इस बात का क्या सबूत है कि ये पैसे मुझे सुजॉय ने दिए हैं? कम ऑन माँ, आप इतनी भी मासूम मत बनिए। आरना की सर्जरी के अगले दिन जब आप और सुजॉय ये सब बातें कर रहे थे, तब मैंने बाहर खड़ी होकर सब कुछ सुन लिया था। और हाँ, उसकी एक रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, जिससे आप लोग कभी भूल जाए तो आप लोगों को याद दिला सकूं। तो अब तुम हमारे साथ चीटिंग करोगी शनाया? मैं चीटिंग कर रही हूँ? अगर इससे चीटिंग कहते हैं ना, तो पिछले 7 सालों से जो आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं उससे क्या कहेंगे? अभी बताती हूँ। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। सुजॉय, तू खड़े खड़े इसका मुंह क्या देख रहा है? आज इसको ऐसा सबक सिखा कि आगे कभी भी हमारे सामने मुंह खोलना तो दूर, खड़े होने की भी हिम्मत न कर सके।
अपनी माँ की बात सुनते ही सुजॉय ने जैसे ही शनाया को पीटने के लिए हाथ उठाया, शनाया ने उंगली से इशारा करते हुए कोने में लगा एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा उसे दिखाकर मुस्कुराने लगी। ये गलती भी अब मत करना, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन क्राइम अगेंस्ट विमेन यूनिट के सर्वर से है। और हाँ, मैंने तुम दोनों के नाम से एक पुलिस कंप्लेंट भी रजिस्टर करवा रखी है। अगर फ्यूचर में मुझे कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार आप दोनों होंगे। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है? तुम बहुत स्मार्ट हो। तुम्हें इसमें कोई शक है सुजॉय? लिसन, देखो शनाया, मैं बात नहीं बढ़ाना चाहता, समझी? मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, मेरे कमाए पैसे हैं तो मैं उसे चाहे जहां और जिसे दूं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझी? इसलिए तुम चुपचाप हमारे रुपए हमें वापस कर दो, वरना क्या? वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ कोर्ट जाना पड़ेगा। यू गेट इट? ओह वाओ, तो तुम यहाँ मेरे साथ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जल्दी जाओ, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। गुड डे गाइज। ये कहते हुए शनाया एक हाथ में बैग और एक हाथ से एप्पल चबाते हुए घर से बाहर निकल गई। सुजॉय और सावित्री देवी कुछ देर यूं ही उसे जाते हुए देखते रहे। फिर सावित्री देवी सुजॉय को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। सुजॉय, कुछ भी कर, लेकिन मुझे वो पैसे चाहिए। तुझे पता है ना, मैंने 7 सालों में 1-1 रुपया जोड़कर ये रुपए जमा किए हैं। तो करोड़पति बनने का भूत तो आप पर ही सवार था ना माँ। मैंने पहले ही कहा था, लेकिन मेरी सुनता कौन है? हाँ, अब भुगतो। अब तू भी मुझे ही सुनाएगा? मुझे कुछ नहीं पता। अगर मुझे ये रुपए नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। तो क्या करूं माँ, आप ही बताइए ना मुझे। शनाया को डराने के लिए मैंने उसे कोर्ट की धमकी दी थी, लेकिन ये बात वो जानती है और आप भी अच्छी तरह से जान लीजिए कि कोर्ट का फैसला उसके ही फेवर में जाएगा, क्योंकि ये पैसे मैंने उसके बिजनेस से कमाए हैं, उसके बिजनेस से, इसलिए इस पर पहला हक उसी का है। सावित्री देवी और सुजॉय को यकीन ही नहीं हो रहा था कि शनाया ऐसा कुछ भी कर सकती है। हालांकि उस दिन के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हाँ, सावित्री देवी शनाया को देखते ही उसे खूब भला बुरा कहती, लेकिन शनाया इस तरह बिहेव करती थी जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। कुछ दिन बाद शनाया ने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन सौंदर्या अब भी शनाया के लिए बहुत परेशान थी। शनाया, तूने सुजॉय से डिवोर्स लेने के बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है ना? हाँ, क्योंकि अब हमारे रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है जिसे बचाया जाए। लेकिन तू क्यों इतनी परेशान है? एक्चुअली मैंने तेरे घर और बिजनेस के बारे में एक लॉयर से कंसल्ट किया था। उन्होंने कहा कि घर और बिजनेस में भले ही तेरे रुपए लगे हों, लेकिन दोनों सुजॉय के नाम पर हैं। ऐसे में ये बात कोर्ट में प्रूव करना काफी चैलेंजिंग होगा। तू कहना क्या चाहती है सौंदर्या? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि डिवोर्स के बाद तुझे लगता है घर और बिजनेस सुजॉय तुझे इतनी आसानी से दे देगा? फिर डिवोर्स के बाद बच्चों की देखभाल, उनका खर्च, घर का रेंट जैसी और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकेले तेरे सिर पर आ जाएंगी। आई विश मैंने घर के पेपर सुजॉय के नाम से ना बनवाए होते। अब ये सब सोचकर कुछ फायदा नहीं, लेकिन मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि प्यार में लोग इतने अंधे कैसे हो जाते हैं कि उन्हें सही गलत की समझ ही नहीं रहती। एनीवे, कुछ तो करना पड़ेगा। इतनी आसानी से उन्हें वो घर नहीं दिया जा सकता कि तू अपने बच्चों के साथ रोड पर आ जाए और वो वहाँ मजे करे। सौंदर्या, तुझे वो फेमस लॉयर रतन शाह याद है जो उस दिन देव के बुलाने पर पुलिस स्टेशन आया था? अगर हम उनसे जाकर मिले तो? मैं आज ही देव से इस बारे में बात करती हूँ। उस रात घर जाने के बाद खाना खाते हुए सौंदर्या ने देव से शनाया के केस के बारे में बात की। देव, आप लॉयर रतन शाह को जानते हैं ना? क्या आप मेरी और शनाया की एक मीटिंग उनके साथ फिक्स करवा देंगे? अब तुम दोनों को उनसे क्या काम पड़ गया? शनाया ने सुजॉय से डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया है। उसी के सिलसिले में हम उनसे मिलना चाहते हैं। वो डाइवोर्स केसेस हैंडल नहीं करते। आई डोंट थिंक कि वो तुम दोनों केस में कोई भी मदद कर पाएंगे। अरे, हमें उनसे डिवोर्स केस के बारे में बात नहीं करनी, हमें उनसे किसी और मैटर पर बात करनी है। लेकिन छोड़िए,
मैं समझ रही हूँ आपको लग रहा होगा कि कहीं इतने बड़े लॉयर के सामने जाकर हम आपकी इंसल्ट ना करवा दे। एनीवे, थैंक्स। अरे मैंने ऐसा कब कहा? तुम तो बेकार में नाराज हो रही हो। और एक बात बताओ, शनाया को लेकर तुम इतनी पॉजिटिव क्यों हो जाती हो हर बार? अरे ये सुजॉय और उसका आपस का मामला है, उन्हें हैंडल करने दो ना यार। ऐसे कैसे उनका आपस का मामला है? शनाया मेरी सबसे अच्छी दोस्त ही नहीं, इकलौती ऐसी इंसान है जो मेरे सबसे ज्यादा करीब है। अच्छा, तो वो तुम्हारे सबसे करीब है और मैं? सौंदर्या ने देखा कि ये बात कहते हुए देव के फेस पर जेलसी साफ झलक रही थी। वो देव को नाराज नहीं करना चाहती थी, लेकिन सच यही था कि 15 दिन पहले मिले देव से ज्यादा करीब सौंदर्या के लिए शनाया थी। उसने प्यार से देव की तरफ देखा। ये कैसा सवाल है देव? आप मेरे हस्बैंड हैं और आपके साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है, तो डेफिनेटली आपका हक मुझ पर ज्यादा है। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे कितना करीब है? सौंदर्या के मुंह से जिंदगी भर साथ रहने की बात सुनकर देव को बहुत अच्छा लगा। सच? मुझ गजेंद्र प्रताप रहने के लिए भले ही सौंदर्या के घर से निकलकर ऊपर वाले घर में चले गए हों, लेकिन उनका खाना पीना सौंदर्या के घर से ही होता। अभी जो बातें हो रही थी उसे गजेंद्र प्रताप ना सिर्फ गौर से सुन रहे थे बल्कि देख भी रहे थे। तभी हाथ में खाने का बर्तन लिए किचन की तरफ जा रही सौंदर्या को गजेंद्र प्रताप ने आवाज दी। बेटा, आज तुम थक गई होगी ना, तो देव कह रहा है कि आज बर्तन वो साफ कर देगा। तुम जाकर आराम करो। तो अब आप मुझसे झूठे बर्तन भी साफ करवाएंगे? तो इसमें बुराई क्या है? अरे भाई, अब तुम फैमिली मैन हो तो तुम्हें ये सब काम भी करने ही चाहिए। सौंदर्या को भी अच्छा लगेगा और तुम दोनों के बीच प्यार भी बढ़ेगा। चलो जल्दी जाओ किचन में, मैं सिखाता हूँ तुम्हें बर्तन साफ करना। देव को अपने डैड पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बिना कुछ कहे किचन में चला गया, जहाँ गजेंद्र प्रताप पहले से बर्तन साफ करने में लगे थे। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर आप यहाँ क्यों पड़े हैं। सौंदर्य को खुश करके आपको क्या मिल जाएगा डैड? मुझे क्या मिल जाएगा ये तुम अभी नहीं समझोगे। मुझे समझना भी नहीं है डैड, और ना ही आपको समझाना है, क्योंकि अब आप मेरी समझ से बाहर हैं। तो मैं अंदर कब था? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें लड़कियों से कब से जेलसी होने लगी है? What? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बनो मत, मैंने अभी खाना खाते हुए अपनी आंखों से देखा था तुम्हें। जब सौंदर्य अपनी सहेली शनाया की बात कर रही थी तो तुम कैसे जल भुनकर राख हो गए थे। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि उम्र के साथ आपकी आंखें जितनी कमजोर होती जा रही हैं, आप उतना ही ज्यादा देखने की कोशिश कर रहे हैं? एनीवेज, मैं जा रहा हूँ नहाने। जरा जल्दी नहा कर निकलना, 8 बजे का शो है। कौन सा शो? कैसा शो? मैंने बताया नहीं तुम्हें? ओ, सच कहते हो तुम, सचमुच मेरी उम्र हो गई है। अच्छा, आज मैं सिनेमा हॉल से गुजर रहा था तो मैंने देखा एक बहुत अच्छी फिल्म लगी है, तो मैंने तुम दोनों के लिए रात के शो की 2 टिकटें ले ली। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ डैड, आपको जाना है तो आप चले जाइए अपनी बहू को साथ लेकर। ये कहकर देव नहाने चला गया। अपने बिजनेस करियर में लंबे समय से देव ने कोई फिल्म नहीं देखी थी। उसे फिल्म देखना वक्त की बर्बादी लगता था, लेकिन आज ना जाने क्या हुआ कि नहाकर निकलते ही सौंदर्या को साथ लेकर वो फिल्म देखने के लिए निकल पड़ा। कैब अपनी स्पीड से चली जा रही थी, तभी अचानक से सौंदर्या चिल्लाई। ये देखिए देव, वो जो अधूरी बनी बिल्डिंग दिख रही है ना, उसी के 5th फ्लोर पर मैंने घर लिया था। अगर ये घर समय पर बन गया होता तो हम अगले महीने अपने नए घर में शिफ्ट कर जाते, लेकिन देव ने एक नजर उस अधूरी बिल्डिंग पर डाली और फिर सौंदर्या को देखा। वो आंखों में उदासी लिए पीछे जा चुकी उस बिल्डिंग को लगातार मुड़ मुड़ कर देख रही थी। उसने तुरंत अपने राइट हैंड चेतन को एक मैसेज भेजा और उससे सौंदर्या के घर की कंस्ट्रक्शन साइट की फुल रिपोर्ट मंगवाई। क्या देव सौंदर्या की खुशी के लिए अपने करोड़ों रुपए दांव पर लगाकर उसके नए घर का सपना पूरा करेगा? क्या डिवोर्स के साथ शनाया सुजॉय से अपना घर और बिजनेस फिर से पाने में सक्सेसफुल हो पाएगी? क्या सुजॉय और सावित्री देवी
शनाया से अपने 20 लाख निकलवाने में कामयाब होंगे? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी सर। हेलो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, जो हम अगला एपिसोड फिर लेके आएंगे आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।